नमस्कार, चुनावी पंच लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज कई खबरें हैं। कोरोना का महाकाल जो चल रहा है, यानी महामारी जो चल रही है कोरोना की, इसको लेकर के चर्चा परिचर्चा चारों तरफ जारी है। इसी बीच आज पश्चिम बंगाल में चुनाव, यानी कि जो 5वें फेज का चुनाव है, मतदान है, वो संपन्न कराया जा रहा है, वो समाप्त कराया जा रहा है 5वें फेज का। अब इसके बाद 3 फेज और बाकी हैं, जो 29 तारीख तक होना है, यानी 29 अप्रैल तक, और इसके बाद 2 मई को रिजल्ट आना है, जिसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। उसके अलावा उपचुनाव जो हो रहे हैं उसके रिजल्ट भी आएंगे। आज भी कई राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। तो एक तो चुनाव कोरोना काल में, और इसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से पश्चिम बंगाल में ही गरजते हुए दिखाई दिए और बहुत ही गदगद अंदाज में बोलते हुए नजर आए, सुनाई दिए कि पिछली बार जब मैं आया था उस समय कम भीड़ थी, आप लोगों से शिकायत थी, लेकिन इस बार जब आप आए हैं, मैं आया हूं, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए हैं और आपका शुक्रगुजार हूं। आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि भीड़ बढ़ा करके, और इस कोरोना काल में अगर आपको खुशी मिल रही है तो ये 2 गज की दूरी कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा उधर ममता बनर्जी की चर्चा भी होगी। इसी कोरोना काल से चिंतित कांग्रेस की जो वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने आज CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में भी उन्होंने जो चर्चा परिचर्चा की है अपने साथियों के साथ, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री RJD सुप्रीमो यानी राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव का अब रास्ता जेल से निकलने का सुगम हो गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को 4थे केस में जमानत मिल गई है। अभी तक 3 केस में जमानत मिली थी, 4थे केस में जमानत का इंतजार चल रहा था, और ये जमानत उन्हें मिलनी थी। दोस्तों, आप याद कीजिए, नवंबर महीने में जब रिजल्ट आना था बिहार का, 10 नवंबर को रिजल्ट आना था और 9 नवंबर को सुनवाई थी। लेकिन उस समय से लेकर के और अभी तक लालू प्रसाद यादव को काफी कुछ सहना पड़ा, जेल में ही रहना पड़ा, और अब उनका रास्ता खुल गया है। तो लालू प्रसाद यादव के ऊपर कौन कौन से केसेस हैं, आगे क्या हो रहा है, कितना जुर्माना देना पड़ा, कितने साल की कैद की सजा है, ये तमाम बातें हम करेंगे। और बिहार की राजनीति पर उनके आने से क्या असर होगा, और क्या लालू प्रसाद यादव की बेल जो है उससे अब वहां खेल शुरू होगा, और खासकर नीतीश कुमार का खेल शुरू होगा, यानी नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज रह पाएंगे लालू प्रसाद यादव के बाहर रहने के बाद, इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। और आज आप जानते हैं कि आज से हमने इस कार्यक्रम का समय भी बदल दिया है। अब ये हमारा समय 7 बजे शाम से हो गया है, जैसी कि घोषणा हमने कल की थी। हमारे तमाम साथी जो कह रहे थे कि रमजान का महीना चल रहा है और इस वक्त जो 6:30 से 7 का जो समय होता है, उस समय इफ्तार की तैयारियों का होता है, रोजा को तोड़ने का, और उसके अलावा नमाज अदा करने का, और तमाम बातें होती हैं। तो इसलिए भी थोड़ा सा ये था कि आधा घंटा इस समय को बढ़ा दिया जाए, ताकि 7 से 8 हम आपके साथ रहें और चर्चा करते रहें। आप लोग भी अपनी बातें लिखें कमेंट बॉक्स में, और आपकी बातों को हम देश दुनिया तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सभी का इस कार्यक्रम में सबसे पहले इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं मैं अपने 2 वरिष्ठ साथियों का। पुष्परंजन जी वरिष्ठ साथी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपका, हमारे ऑनलाइन एडिटर। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और लगातार आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, हमारे साथियों से रूबरू होते हैं, चर्चा परिचर्चा हम लोग साथ साथ करते हैं। तो जैसा पुष्परंजन जी मैं बता रहा था, ओपनिंग कमेंट आप दोनों से चाहूंगा, छोटा छोटा कमेंट, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां थे, वेस्ट बंगाल में थे, और जैसा हम देखते आए हैं कि जिस दिन चुनाव का समय होता है उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं पहुंच जाते हैं, ताकि चुनाव को किसी न किसी रूप से, मतदाताओं को किसी न किसी रूप से प्रभावित करें। और वही काम करते हुए आज नजर आए पश्चिम बंगाल के दूसरे कोने में, जहां चुनाव हो रहा था वहां नहीं, लेकिन दूसरे कोने में वो जरूर वहां इकट्ठा लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हुए नजर आए। इसी बीच एक बात जरूर बता दूं कि अभी तक जो चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं 5वें फेज के, मतदान का प्रतिशत क्या है अगर देखें तो वेस्ट बंगाल में 78.36, लगभग 79
ये 78.36% है, तो 78.5% भी मान लीजिए, लेकिन ये 6 बजे तक का आंकड़ा है। ये आंकड़ा बढ़ सकते हैं और ये आगे 80 को पार कर सकता है, ये मान के चलिए। इसके अलावा गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मिजोरम, इन राज्यों में भी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। वहां भी अलग अलग, गुजरात में सबसे कम वोटिंग हुई है, जबकि उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग मिजोरम में हुई है। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी वोटिंग है 57.81%, फिर मध्य प्रदेश में 56.12%, कर्नाटक में 57%, झारखंड में 76%, तो ये, और गुजरात में 39.56%। ये उपचुनाव है। लेकिन चुनाव फुल फ्लेजेड 6 जिलों में, खासकर जो 5वें फेज के का मतदान 45 सीटों के लिए। सबसे पहले ग्राफिक्स दिखाइए कि जो 5 फेजेज में, पुष्परंजन जी आप तक आऊंगा कुछ सवालों के साथ में, लेकिन चूंकि चुनाव की बात हो रही है तो जरा इस पे भी बात थोड़ा रख दूं कि ये ग्राफिक दिखाइए कि चुनाव जो 5वें फेज का हो रहा है उसमें क्या कुछ है। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव, ये जो 5वें फेज का है उसमें 45 सीटें, और 2016 की बात करें तो 2016 में टीएमसी को इन 45 सीटों में से 32 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट को 10 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। ये 2016 की दलीय स्थिति है दोस्तों। और इन्हीं 45 सीटों पर लोकसभा चुनाव में ये 45 विधानसभा सीटों पर क्या स्थिति थी, कौन बढ़त में था, कौन नीचे था, उसका देखिए। तो टीएमसी को 23 सीटों पे बढ़त थी, हालांकि वोटिंग का मत प्रतिशत कम था। टीएमसी का 41 मतलब 41.5% वोटों पर, मतलब सीटों पर बढ़त थी टीएमसी को, जबकि बीजेपी को 44% की बढ़त थी, लेकिन 22 सीटें जीतती हुई बीजेपी नजर आई थी, मतलब बढ़त के साथ, अगर उस समय विधानसभा का चुनाव होता। यानी कि यहां पर इस क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा 2019 में ज्यादा था और इस क्षेत्र में टीएमसी का दबदबा 2019 में कम था। लेकिन 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के पास 32 सीटें हैं और कांग्रेस और वाम गठबंधन के पास 10 सीटें। अब इस ग्राफिक को हटाइए और सीधे चलते हैं। पुष्परंजन जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये ग्राफिक्स दिखाने का मकसद यही था कि 2019 से पुष्परंजन जी तुलना अगर करें तो यहां पर बीजेपी बढ़त में है, लेकिन 2016 से तुलना करें तो टीएमसी के खाते में 32 सीटें, और आज 5वें फेज के मतदान की बात हम कर रहे हैं जहां 45 सीटों पर मतदान करवाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल 19 से अगर तुलना करें तो, और 16 से तुलना करें तो, और आज की परिस्थिति को देखें तो? देखिए, आज की परिस्थिति में अगर हम सीधा सीधा अगर पोलराइज वोट की बात करेंगे सॉरी, जिस तरह से वोट को पोलराइज किया जा रहा है उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी एकदम सुनिश्चित होकर नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी या टीएमसी को कम वोट प्रतिशत, क्योंकि 2019 के चुनाव की परिस्थितियां आज के वोटिंग की परिस्थितियों में फर्क है, काफी फर्क है। इसलिए ये मान के नहीं चलना चाहिए, सुनिश्चित होकर नहीं चलना चाहिए कि उसी तरह से होगा। लेकिन आपने जो शुरू में लालू इनके प्रधानमंत्री मोदी की बात जो आपने कही थी कि वो हर जिस दिन मतदान होता है उस दिन जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी चुनाव क्षेत्र में होते हैं, तो इनकी एक आदत मैं देख रहा हूं कि ओपनिंग बैट्समैन जैसे कि मैं बल्ला सबसे पहले चलाऊंगा, उसके बल्लेबाजी के बाद ही बाकी फिर दूसरे प्लेयर खेलेंगे चुनाव के मैदान में। ये मोदी जी का एक पूरे अभी तक जो भी चुनाव प्रचार का उनका जो ढंग रहा है, उसी ढर्रे पर उनके चुनाव प्रचार का वो चल रहा है। मतलब लगातार जब से जिस दिन मतदान है उस दिन किसी न किसी जगह पे होना है, और वो खुश है, अपार भीड़ को देख के सर्वाधिक खुश है प्रधानमंत्री मोदी। मुझे आश्चर्य लगता है, एक तरफ आप जब संत समाज को ट्वीट करते हैं, सुबह उन्होंने 2 ट्वीट किए थे और आग्रह उस ट्वीट में था कि मैं उनसे कह रहा हूं कि वर्चुअल तरीके से बाकी रीति रिवाज जो है आप कर लें, आप उसे सिंबॉलिक तरीके से कर लें। तो आप एक तरफ आप भीड़ में जा रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को फिर हक नहीं बनता है कि आप दूसरों को आप नसीहत दें, संत समाज को आप नसीहत दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना भी चाहिए कि ये वक्त नहीं था कि आपको वहां जाके कुंभ में इस तरह से भीड़ लगे और इस तरह से पूजा अर्चना का ये तरीका हो, और उसका नतीजा भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए। मगर एक प्रधानमंत्री की हैसियत से आपको फिर क्या हक बनता है, अगर आपने स्वयं को नहीं सुधारा, उसी भीड़ से आप प्रसन्न हैं पश्चिम बंगाल में,
वही भीड़ जो आपकी चुनाव सभाओं में आप देखते हैं, उससे रूबरू होते हैं तो गदगद हो जाते हैं। और लगातार आप उस पर प्रसन्नता अपनी व्यक्त करते हुए, अपार भीड़ को देखते हुए, क्या कभी इस देश के प्रधानमंत्री को उस भीड़ को इस समय देश के प्रधानमंत्री को उस भीड़ को ये नसीहत देना चाहिए कि आप कम संख्या में हमारी बात को घर पे बैठ कर सुन सकते हैं। आपको हम वर्चुअल एक भी चुनावी सभा अगर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल कहा एड्रेस किया होता, तो मुझे लगता है कि फिर हरिद्वार में वो मैसेज संतों के पास जाना सटीक बैठता। वो बोलते कि देखिए, चुनाव जैसे पवित्र पर्व को हमने भी अपने आप, हमारे लिए एक राजनेता के लिए चुनाव भी पर्व से कम नहीं होता है, उसके लिए महाकुंभ से कम नहीं होता है। एक राजनेता के लिए वो भी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले उसके नेता, प्रधानमंत्री, सब कुछ वन मैन शो जो कह लीजिए, उनके लिए भी ये महाकुंभ है बंगाल का चुनाव एड्रेस करना। वहां पे जाके अगर आप भीड़ को देख के गदगद हो रहे हैं, तो संत भी भीड़ देख के गदगद हो रहे हैं वहां पर, तो वो कहेंगे आप किस हक से आप हमें कह रहे हैं। ये प्रश्न बड़ा है अपने आप में। इसका उत्तर भी इनको जब तक व्यवहार की धरातल पर नहीं उतरेंगे, जब तक अपने स्वयं के उसमें लागू नहीं करेंगे, जब तक उनके मंत्री, देखिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां पर हैं। आपदा प्रबंधन जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और देश का गृह मंत्री जो है बंगाल के चुनाव में फंसा हुआ है। ये इस समय जो कोरोना क्राइसिस आपदा, इससे बड़ी आपदा भी इस समय देश के सामने क्या है, पूरे दुनिया में आपदा है। तो देश का गृह मंत्री वहां फंसा हुआ, प्रधानमंत्री फंसा हुआ, और दूसरों को आप नसीहत दे रहे हैं कि आप वर्चुअल पूजा पाठ कीजिए, छोड़िए ये सब भीड़ मत इकट्ठा कीजिए। ये कहीं से भी मैच नहीं करता है, एक धरातल पे नहीं आता है। इसलिए ये लगता है कि इनकी नसीहत भी वहां का समाज, जो संत समाज या जो लोग इसे नहीं मान रहे, उनके लिए भी बहाना बन जाएगा। और दूसरा, चुनाव में जिस तरीके से आने वाले जो कई चरण हैं जो रह गए हैं, वहां पर भी अगर यही रवैया रहा, यहाँ वर्चुअल पे नहीं आते हैं, एक बड़ी भारी समस्या है। इसमें कम से कम जो बाकी पार्टियां हैं वो क्या सोचती है, वो वर्चुअल पे नहीं आना चाहेंगी, उनके लिए भी बड़ा सवाल है। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल नहीं कर रहा हूं, ममता बनर्जी या कांग्रेस लेफ्ट का जो गठबंधन है, वो लोग भी क्या इसी मोदी को देखते हुए उनके प्रचार को, या अमित शाह या जो लोग भी बीजेपी के लोग जिस तेजी से प्रचार की तरफ और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये लोग भी नहीं छोड़ेंगे, ये वर्चुअल नहीं करना चाहेंगे? कोई तो आगे बढ़े और एग्जाम्पल सेट करे, कुछ तो उदाहरण पेश करे कोई। तो ये समझ में नहीं आ रहा है मैं किससे कहा जाए कि आप भीड़ से बचिए और दूसरे तरीके अपनाइए। जी, बहुत सारी बातें कह रहे हैं पुष्परंजन जी, और इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत तमाम सारे साथी लगातार लिख रहे हैं, उनके कमेंट को भी लूंगा। पल्लव कुमार हैं, काकुली डी हैं, नाफीश अंसारी हमारे साथ, दीपक नोवल हमारे साथ बने हुए हैं, लकीना खातून हमारे साथ हैं, प्रकाश पुजारी हैं, तमाम साथी जो बने हुए हैं, आप लोग अपने कमेंट लिखते जाइए। प्रहलाद शर्मा भी, प्रहलाद सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, NS समीर अफजल बने हुए हैं, लकीना खातून अली दीदी लिख रही हैं, फिर गुड लक कांग्रेस, RJD, तेजस्वी जनता की सरकार कह रहे हैं। प्रहलाद लिख रहे हैं यह तो मूर्ख है, इसकी बातों को न तो संतों को असर पड़ने वाला है तथा न ही जनता पर। आप देखना आगे होने वाले चुनाव में इसकी क्या गत होती है, ये कहना है प्रहलाद सिंह का। दीपक नवाल कह रहे हैं सर जी दीपक नवाल कह रहे हैं कि सर जी ममता जी भी रैली कर रही हैं, वो उसका भी नाम ले लो। ये आपने सुना ही नहीं क्या, मैंने तो ये कहा ना। बाइस्ड कह रहे हैं कि नॉट एट ऑल बाइस्ड माय डियर, मैंने कहा, मैंने ममता बताइए कर रही हैं, वामदल वाले भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अब मैंने कहा ना, मैंने कोट किया ना। देश के की जो इस अब आप सुने ही नहीं तो उसका क्या इलाज है? निकालने से, आपात स्थिति से देश को बाहर निकालने की जिम्मेदारी जो है वो, पुष्परंजन जी 1 मिनट आता हूं आपके पास में, देश को इस आपात स्थिति से बाहर निकालने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की सबसे पहले है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की, केंद्र के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, जो बड़े शान के साथ पिछले साल इसी मौसम में देश को लॉकडाउन की ओर धकेल दिए थे। और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप सब जानते हैं। हमारा किसी से हमारी कोई शिकायत नहीं है। ममता दीदी ने ये प्रस्ताव दिया था
कि हम लोग अगले जो 3 फेज के इलेक्शन हैं, आज जो संपन्न हो रहा है इसके बाद का, उस इलेक्शन को एक साथ करवा लीजिए चुनाव आयोग को। लेकिन बीजेपी इस बात से सहमत नहीं थी और इसके बाद हुआ ये कि तीनों अलग अलग फेजेज में भी मतदान होंगे। अब एक आदमी वहां गरज रहा है आज के दिन, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि आप नरेंद्र मोदी जी को आज यानी जिस दिन मतदान हो रहे हैं उस दिन नरेंद्र मोदी जी को रोकिए चुनाव आयोग महोदय। लेकिन आप रोकेंगे हम भी रुक जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, हमारी जितनी भी सभाएं होंगी रद्द कर देंगे। सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष ऐसे ही कमजोर पड़ा हुआ है और वो रैलियों से बाहर हो जाए और अपने घर में बैठ जाए और एक साहब कुंभ से लेकर के और रैलियां तमाम चीजें करके, और हम तो निकले हैं बिल्कुल विश्व जीतने के लिए, विश्व विजेता बनने के लिए करके निकल तो हो गया, सब लोग हथियार डाल देंगे। तो इसलिए इस बात को समझिए, कोई बायसनेस की बात नहीं है भाई साहब जो आप लिख रहे हैं नोवाल, दीपक नोवाल जी, ये बायसनेस की बात नहीं है। बात सीधी यही है कि आपको समझना होगा, इस देश के मुखिया को समझना होगा कि आखिर करना क्या है। आपने लॉकडाउन लगाया था, आज फिर से लगा दीजिए लॉकडाउन। आप कहिए कि नहीं जाएंगे हम चुनाव में, आप कहिए कि चुनाव अभी रोक दिया जाए, आप कहिए कि नहीं जी रैली में नहीं जाएंगे हम। अभी पुष्परंजन जी बता रहे थे, आप कहिए तो, आप बाहर निकलिए तो, लेकिन आप नहीं निकल रहे हैं। आप कहां बाहर निकल रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। आप चुनाव आयोग की बातें छोड़िए, आप चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो अभी पुष्परंजन जी भी कह रहे थे कि चुनाव की रैलियां आप करोगे और दूसरे रैली ना करें, बहुत अच्छी बात है। और ये बात दीपक जी आपको पसंद नहीं आ रही है तो आपको हम बायस नजर आते हैं। अरे भाई साहब, जरा अपने प्रधानमंत्री जी को भी कहिए कि आप क्या कर रहे हैं, पूछिए उनसे, क्योंकि ये पूछना जरूरी है। क्योंकि ये देश के जो बात हम कर रहे हैं, देश की रक्षा की बात कर रहे हैं, एक युद्ध की स्थिति है इस देश में, इस बात को समझिए। आप किस ढंग की स्वास्थ्य व्यवस्था देकर रखे हुए हैं? क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था है? क्या दवाइयों की व्यवस्था है इस देश में? क्या बेड्स की व्यवस्था है, बिस्तर की व्यवस्था है? नहीं है। इस बात को कैसे समझेंगे आप? और रही बात, एक अखाड़े ने तो कह दिया कि इसको आप बंद कर दीजिए, कुंभ खत्म कर दीजिए, फिर भी आप कुंभ करवा रहे हैं। जब पिछले साल 15 लोग मरकज में मिल गए थे तो आप कह रहे थे कि नहीं, मरकज वाले ही पूरे देश में फैला रहे हैं। तो बात यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की नहीं है, बात यहाँ समझदारी की है। और अगर समझदारी नहीं है तो आप देश चलाने के लायक नहीं है, इस बात को समझना होगा। और जनता देख रही है, समझ रही है। आपकी आंखों पे दीपक जी पट्टी बंधी हुई है, बांधे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप लिखिए, बहुत अच्छी बात है, और हम आपकी बातों का जवाब भी दे रहे हैं। आप आगे भी लिखिए, आपके आगे की बातों का भी जवाब दूंगा, लेकिन बायस्ड वर्ड मत लिखिए। बायस्ड अगर वर्ड लिखते हैं तो आप बायस्ड नजर आते हैं, और उसके लिए मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपकी बातों पे ही प्रोग्राम कर सकता हूं। इसलिए आगे बढ़ेंगे। पुष्परंजन जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। पुष्परंजन जी पहले नहीं, बात सीधे आऊंगा अमलेंदु जी आपके पास। नहीं, आपने सब कुछ कह दिया जो कहना था। मैं तो सबके लिए कहता हूं, और ध्यान से सुना करें, जब कोई भी डिबेट में बात करता है तो मैंने ममता बनर्जी को भी कहा, कांग्रेस लेफ्ट को भी कहा, अगर आपका दिमाग बंद है तो इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। दिमाग खोल के सारी बातें सुनिए, फिर तय कर लिए कोई बायस्ड है नहीं है। और बंद दिमाग से सुनेंगे फिर उसका कोई उत्तर नहीं, उसका उत्तर फिर दूसरा होता है। अब सीधे आना चाहूंगा अमलेंदु जी आपके पास। बहुत देर से सुन रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लालू यादव की बात भी करेंगे, लेकिन लालू यादव की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज करनी है। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज लालू यादव को बहुत दिनों से एक इंतजार के बाद अब जेल से बाहर आने का मौका मिल गया है। उसका बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, इस पे चर्चा करेंगे आप दोनों महानुभावों के साथ में, और साथ साथ हमारे तमाम साथी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इनसे भी। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरज रहे थे, और इतना ही नहीं, जैसा कि पुष्परंजन जी ने भी बताया और शुरुआत में मैं भी बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत खुश हो रहे थे कि हां, अरे आप लोग इतनी संख्या में पिछली बार जब मैं आया था तो नहीं आए थे, आज मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे दुख है कि उस दिन आप, उस बार 2019 के चुनाव में जब मैं आया था तब आप नहीं आए थे इतनी संख्या में। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री हमारे? 8 बजे आज ही रात को इस प्रोग्राम को खत्म हम करेंगे, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ में बैठक करेंगे और कोरोना की जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा करेंगे, और आगे की रणनीति पे चर्चा होगी कि इस देश को इस महामारी से कैसे बचाया जाए।
लेकिन आप ये याद नहीं रखते हैं कि आप जा रहे हैं तो परिस्थितियां क्या बन रही हैं। आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, आपके गृह मंत्री रोड शो कर रहे हैं, आप जाके रैलियां कर रहे हैं, आप कुंभ करवा रहे हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, ये आपको दिखाई नहीं देता है। क्या कहेंगे पुष्परंजन, माफ करें अमलेंदु जी? देखिए, प्रधानमंत्री बहुत उत्सवजीवी व्यक्ति हैं और हर अवसर करने का वो अवसर निकाल ही लेते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री आज भी जो है इस गंभीर आपदा के बीच में भी उत्सव करने का अवसर उन्होंने निकाल लिया। और सुबह प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, यानी इतनी जबरदस्त आपदा है, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां शमशान जो है भरे हुए ना हो, कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहां बेड खाली हो, और उसके बीच में हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि आप इस डेमोक्रेसी के का जो है उत्सव मनाइए, फेस्टिवल मनाइए। प्रधानमंत्री चूंकि उत्सव जीवी है तो शमशान में भी उत्सव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उनको सारे अधिकार हासिल है, कुछ भी कर सकते हैं। देश में लाशें गिरती रहे, लोग तड़प तड़प के मरते रहे, प्रधानमंत्री को उत्सव करना है, वो उत्सव करते रहेंगे और वो उत्सव कर रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको 70 सालों में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो इतनी भयंकर आपदा के बीच में भी उत्सव कर सकता है। भूतो न भविष्यति, न पिछले 70 सालों में ऐसा हुआ और न आने वाले ऐसा प्रधानमंत्री मिले कि इतनी आपदा के बीच में भी जो है वो उत्सव करने का अवसर निकाल ले। ये हम लोगों का सौभाग्य है, इस देश का सौभाग्य है। हम बधाई देते हैं प्रधानमंत्री को कि वो इतनी गंभीर आपदा में भी उत्सव करने का अवसर निकाल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक निजी न्यूज चैनल है, उसने एक ट्वीट किया जी। और वो ट्वीट क्या है आप सुनिए, आपको आश्चर्य होगा और गुस्सा भी आएगा, दोनों चीजें होंगी। वो ट्वीट है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के चलते सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को किया फोन। पीएमओ अधिकारी ने कहा प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में हैं, आपका संदेश उन तक पहुंचाया जाएगा। ये उत्सव मना रहे प्रधानमंत्री, शर्म नहीं आती? इतनी निर्लज्जता अच्छी नहीं है। और नवाब मलिक है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने धड़ाधड़ कई ट्वीट किए हैं। और क्या ट्वीट किए उन्होंने? नवाब मलिक ने उन्होंने कहा कि हमने जो रेमडेसिविर दवा है उसके लिए कंपनियों से जब संपर्क किया तो 16 कंपनियां हैं, उनको यह आदेश था कि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के आपको किसी को नहीं देनी हो। अगर आपने महाराष्ट्र को दवा दी तो आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यानी इस आपदा के समय भी आप इतनी ओछी राजनीति करते हैं। राजनीति किसके खिलाफ की जा रही है? ओछी राजनीति उद्धव ठाकरे के खिलाफ की जा रही है कि महाराष्ट्र जनता के खिलाफ की जा रही है? मुझे लगता है कि ये सवाल अब जनता को उठाने चाहिए। ये सवाल हमारे उठाने के अब नहीं रहे, अब जनता को इन सवालों को उठाना चाहिए। और इसमें एक आदेश की उन्होंने कॉपी बाकायदा ट्वीट की है नवाब मलिक ने, जिसमें बताया गया है कि कंपनी को आदेश दिया गया है कि आप सिर्फ गुजरात को उसकी दवा की सप्लाई करेंगे जी। तो ये उत्सव जीविता जो है, ये उत्सव जीविता इस देश के लिए काफी भारी पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री की अच्छी बात है कि वो भीड़ जुटा रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जैसा पुष्परंजन जी ने कहा, मैं भी कह रहा हूं कि आप किस हैसियत से और किस अधिकार के साथ फिर आप उन संतों से कह रहे हैं कि आप जो है इसको प्रतीकात्मक कर लीजिए। प्रधानमंत्री प्रतीक रैली क्यों नहीं कर सकते हैं? आप जिन संतों से कि आप कर लीजिए, तो प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए। दोस्तों, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, बीच में हम दोनों बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे जो विजुअल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सामने भीड़ दिखाई दे रही है। ये आज के विजुअल्स हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, आज की विजुअल्स हैं। आप मतलब आश्चर्य हो इस बात का होता है दोस्तों कि आखिर जब देश में कई राज्यों में देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश है, वो बिहार है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहां जिस प्रदेश की आप बात कीजिए वहां की हालत, चाहे कोरोना हो या कोई और बीमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन लोग बीमार हैं।
कई लोग बीमार हैं और बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी उपलब्ध होनी चाहिए इस देश में वो नहीं है। जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती थी, जब हॉस्पिटल बनाने की बात होनी चाहिए थी, उस समय आपने कब्रिस्तान और शमशान की बात की। जब हॉस्पिटल बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने की बात होनी चाहिए, उस समय आप मंदिर बनाने की बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा भी कि जब आप मंदिर के नाम पे वोट दे करके आए हो और जिताए हो तो मंदिर बनवाओ, यहां अस्पताल की जरूरत क्या है। तो बात देखिए, थोड़ा क्रिटिकल बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दुख होता है कि अब ऐसे हुक्मरानों को देख करके दुख होता है कि जिस देश के ढांचा को मजबूत करना चाहिए था, जिस देश की नींव को गांधी नेहरू ने रखा, उस नींव को हिलाने की कोशिश अगर होगी तो तकलीफ होगी। और जैसा मैं लगातार बोलता हूं, इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करना हम पत्रकारों का भी काम है और आप जैसे सुधी जनता, दर्शक जो हमारे हैं, जो हमारे साथी जो हमें सुनते हैं, देखते हैं, उनका भी काम है कि आखिर हो क्या रहा है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन कोई देश बेचकर चला जाएगा, देश की नींव को हिलाकर चला जाएगा, देश के लोकतंत्र को खत्म करने की बुनियाद अगर रखकर चला जाएगा तो फिर इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और ये वक्त आ गया है कि जब आप कब्रिस्तान और शमशान को छोड़िए साहब, आप मंदिर मस्जिद छोड़िए, आप कम से कम इतना तो कीजिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सुविधाएं उपलब्ध हों, बेरोजगारी दूर हो, भुखमरी दूर हो। अभी 3 दिन पहले इसी दिल्ली के आनंद विहार में, अगर जो लोग दिल्ली को अच्छी तरह से जानते हैं, भीड़ लगी रहती थी, बहुत ज्यादा भीड़, अचानक भीड़ उमड़ आई। दोस्तों, मैं पता करवाया कि आखिर ये भीड़ कहां से आ गई, तो फिर मालूम हुआ क्योंकि आज शनिवार के दिन हम जब बात कर रहे हैं आप लोगों से, आज शनिवार को दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है। कल रात 10 बजे से, यानी शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का आह्वान किया है केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और लोग घर की ओर भाग रहे हैं, डर से पलायन कर रहे हैं। फिर से क्या करेंगे आखिर कैसे जिएंगे लोग, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद भी कई सारे साथी, हालांकि दीपक जी बाद में लिख रहे हैं कि आप क्रिटिकल हमारी बातों को भी लेते हैं, इसलिए आपका प्रोग्राम को देखता हूं। बहुत धन्यवाद दीपक जी, दीपक नवाल जी, कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तकलीफ होती है दीपक जी, और तकलीफ तब और होती है कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, आप पढ़े लिखे ना भी हों तब भी समझदारी तो है इंसानों में, होनी चाहिए। आप दिन को दिन कहते हैं, रात तो नहीं कहते हैं ना, जिसका मतलब है कि समझदारी है आप में। रात को रात कहेंगे, दिन को दिन कहेंगे, और जो रात को दिन कहेगा और दिन को रात कहेगा, इसका मतलब वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ है। तो वो बेवकूफी अगर कोई करने लगता है, जो सामने देख रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद भी हमको मंदिर ही चाहिए, तो ले लो मंदिर तुम। और जब मरेंगे लोग तो मर रहे हैं, मरेंगे क्या, मर रहे हैं लोग, बनवा लो मंदिर, दे दो पैसे। लेकिन उसी मंदिर के लिए जब अभी पैसे मांगे गए, दोस्तों ये खबर भी बता दे रहा हूं, 15,000 से ज्यादा चेक्स, उसमें अमाउंट जो भी भरे गए होंगे वो बाउंस हो गए, मंदिर के नाम पे बाउंस हो गए, दे दिए। ये ऐसे भक्त लोग हैं जो मंदिर के नाम पे पैसे दिए, चेक्स दिए और बाउंस करवा दिए। ये इस देश में रहते हैं हम लोग, शर्म आनी चाहिए। और इस देश में, ये देश इन हाथों में है जहां हम आप जैसे लोगों को कठपुतली बना दिया गया है। इसलिए समझिए, छोड़िए इन सब चीजों को। मैं तो बोलता हूं आप भी जागरूक होइए, हम भी जागरूक हों, थोड़ी कुछ तो करें इस समाज के लिए। सब कुछ बंद है, हॉस्पिटल्स बंद हैं, स्कूल बंद है। हॉस्पिटल बंद का मतलब यह है कि हॉस्पिटल में दूसरे बीमार जा ही नहीं सकते हैं अभी। आप सिर्फ और सिर्फ अगर कोरोना है तभी आप जा सकते हैं। आप जाएंगे, डॉक्टर सीधा लिखेगा कोरोना टेस्ट करवाओ। बीमारी, आपको हार्ट अटैक आया है, बोलेगा कोरोना टेस्ट करवाओ। उसके अलावा कुछ नहीं। पुष्परंजन जी बैठे हुए हैं हमारे साथ में। पुष्परंजन जी के बड़े भाई की डेथ हो गई, निधन हो गया, नहीं रहे उनके बड़े भाई। पिछले साल की बात है, हार्ट अटैक आया था। आप बीती बता रहा हूं, पुष्परंजन जी अपने मुंह से बताएंगे क्या स्थिति गुजरी। पुष्परंजन जी भागते रहे अपने भाई को लेकर के। फाइनली क्या हुआ, एक हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल, कहीं कुछ नहीं। बोले नहीं जी कोरोना, हम तो कोरोना पेशेंट ही लेंगे। आज नहीं है उनके भाई साहब। तो ये स्थितियां, ये तो सामने की बात कर रहा हूं, हम में और आप में कई ऐसे लोग हैं जो झेलते रहे, इसीलिए तकलीफ होती है। इसलिए थोड़ा सा ये बातें मैं रख देता हूं, चर्चा से थोड़ा डाइवर्ट जरूर हो जाता हूं, इसलिए क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं दोस्तों, इसमें करना पड़ता है। और इन परिस्थितियों के बीच अगर हम और आप नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आखिर क्या होगा इस देश का, ये समझना होगा।
और इसलिए दीपक जी आप हो या कोई भी हो, मैं आप तो चूंकि आपके कमेंट को पढ़ लिया इसलिए उस पर मैं उतनी बात पीछे रखा, अभी वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल मैं चाहता हूं कि हम में और आप में समझदारी विकसित हो। हम किसी के पक्षधर नहीं हैं और किसी के दुश्मन भी नहीं हैं। जो बात है इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश की बुनियाद के लिए जो पहले से बनाया है लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, उसकी रक्षा करना हम लोगों का काम है, हम लोगों का फर्ज है, इसीलिए ये बातें होती हैं। खैर दोस्तों, बढ़ेंगे आगे। पुष्परंजन जी हमारे साथ हैं, अमलेंदु जी हमारे साथ हैं और साथ बने हुए हैं आप तमाम हमारे साथी जो बहुत ध्यान से हमें सुनते हैं। आज से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आधा घंटा आगे बढ़ाया है, 7 बजे से ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि आपको भी तकलीफ ना हो। और हम इस कार्यक्रम को, खासकर रमजान का महीना चल रहा है, हमारे तमाम साथी जो रोजा रखते हैं और इस वक्त जो होता है इफ्तार का टाइम होता है, नमाज अदा करने का टाइम होता है, उस सबके साथ में अगर आप और हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, सुन रहे हैं आप हमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, देखें और विचार भी करें कि क्या गलत मैं कह रहा हूं या आप लोग जो सही कह रहे हैं वो देश दुनिया तक हम पहुंचाएं। और अगर हम कहीं गलत हैं तो आप हमें भी सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा दोनों साइड का है, इस बात को समझना होगा। पुष्परंजन जी अब सीधा आऊंगा आपके पास। हम लोग बात कोरोना काल में बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच से बिहार से एक जो खबर आई है वो लालू परिवार के लिए बहुत खुशी की खबर है। और लालू परिवार ही नहीं, पूरे आरजेडी के लिए, बिहार के आरजेडी और लालू प्रसाद को मानने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार से लालू प्रसाद यादव को अब वहां मतलब झारखंड से जमानत मिल गई है और वो जल्द ही अब वो बाहर आ जाएंगे। इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा और बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है इस पे भी चर्चा करेंगे। हमारे दोनों साथी बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव किन किन मामले में जेल में रहे, उनके ऊपर मामला क्या था, चारा घोटाला क्या है, ये तमाम एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे प्रोड्यूसर से मैं कहूंगा अगर ग्राफिक्स तैयार है तो प्लीज आप लेके आइए स्क्रीन पे और देखिए। लालू प्रसाद यादव के इस मामले की बात जैसे कह रहा हूं, देखिए ये मामला जो है 4-5 अलग अलग मामले हैं, जिसमें से ये पहला मामला है जिसमें ये चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 70 लाख की अवैध निकासी का मामला है। और इसमें लालू प्रसाद यादव को सजा हुई 5 साल कैद की सजा और 25 लाख रुपए जुर्माना। ये पहला मामला था और इस मामले से ये अभी उनको मतलब आधी सजा काट चुके हैं और अब वहां से इनको जमानत मिल चुकी है। दूसरा मामला देखिए, ये देवघर कोषागार से 89 लाख 50 हजार की अवैध निकासी का मामला है, यानी 89.5 लाख की अवैध निकासी का मामला है। और इसमें लालू प्रसाद यादव को 3 साल 6 माह की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना ये हुआ था। और इस मामले से भी लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। आगे बढ़ेंगे, ये दूसरा मामला है। तीसरे मामले में आइए, ये भी है चाईबासा कोषागार से 30 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला है। सजा हुई लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। ये सब भरा लालू यादव ने, 5 साल की कैद, 10 लाख जुर्माना और इसमें भी उनको जमानत मिल गई। आगे बढ़िए, यह है दुमका कोषागार, ये चौथा मामला जिस पर अटके पड़े थे और अब आज यहां से भी इनको जमानत मिल गई। दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी, 7 माह कैद, 7 साल होना चाहिए इसमें कैद, ये माह गलत है, और 30 लाख रुपए का जुर्माना। तो दोस्तों ये जो मेन मामले, इसके अलावा एक मामला और अभी चल रहा है जिसमें अभी सजा नहीं हुई है और वो मामले चल रहे हैं, उसको लेके आइए अगर है ऊपर तो वो ये 7 साल कैद, हाँ ये 7 साल कैद है और 30 लाख रुपए का जुर्माना, ये है चौथा मामला। ये देखिए ये मामला है 5वां मामला, जिसमें डोरंडा कोषागार से करीब 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी का मामला है और इस पे अभी सुनवाई चल रही है दोस्तों। फिलहाल इस मामले में सुनवाई लगातार जारी है। तो ये पूरे मामले हैं लालू प्रसाद यादव के, ये एक दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे आपको। इनमें से जो 4 डोरंडा छोड़ करके बाकी 4 में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है और अब वो बाहर आ जाएंगे। बिहार की राजनीति कहां जाएगी, क्या जाएगी, इस पर बात करने के लिए सीधे पुष्परंजन जी, बहुत नजदीक से आप जानते हैं बिहार को, बिहार से आप बिलोंग करते हैं और लालू प्रसाद यादव के उस काल को आपने बहुत नजदीक से देखा है, रिपोर्टिंग के जरिए भी देखा है आपने।
उस दौर को और आज के दौर को और अब के बाद जब लालू प्रसाद यादव बाहर रहेंगे, तेजस्वी का हाथ कितना मजबूत होगा, क्या समझते हैं आप? थोड़ा मैं लालू जी पर चर्चा से पहले जरा सा एक चीज ऐड करना था, जो वो कुंभ जो धार्मिक मामला था उसके संदर्भ में, जब आपने रोजा इफ्तार की बात की। देखिए, हर जगह आप कुछ कह रहे थे आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी एक सब्जेक्ट कोरोना, कुंभ और सोनिया गांधी की मीटिंग, ये सब भी है, तो आप चाहेंगे तो वहां भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप ठीक है नहीं, फिर उसी समय करेंगे, लालू जी पे करते हैं। देखिए, अभी लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है या वहां से बरी हो जाएंगे, मतलब कम से कम फिलहाल जेल से मुक्ति मिलेगी उनको, लेकिन उसका अर्थ हम एकदम नहीं निकालने की वो सीधा सीधा पहुंच जाएंगे बिहार और वहां की राजनीति को शुरू कर देंगे। उनको 13-14 किस्म की अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, उससे ग्रस्त है पूरी तरह से, लीवर, किडनी से लेके और डायबिटिक और कई हाइपरटेंशन, कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। एम्स में इलाज चल रहा है और वो लगातार वो उनके स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनी हुई है, वो ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। मगर एकदम से लालू यादव के निकल जाने से, जेल से बाहर आ जाने से बिहार की राजनीति में एकदम भूचाल आ जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। उसे संभल के भी वहां चलना होगा, मुझे लगता है कि। और अभी सशर्त जमानत उनको मिली है, 10 लाख रुपए का मुचलका, और प्लस उनकी फोन नंबर नहीं बदले जाएंगे, देश से बाहर नहीं जा पाएंगे, पासपोर्ट नहीं चेंज होगा उनका। ये कई तरह की शर्तें भी कोर्ट ने लगा रखी हैं, और साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी एक कारण रहा है, जमानत मंजूर के पीछे भी स्वास्थ्य का एक कारण रहा है। तो एकदम से आके आप राजनीति की पारी और बैटिंग करने लगेंगे, ये भी मुझे नहीं लगता है कि एकदम से ऐसा होगा। लेकिन डर है उस तरफ जो है, पटना में पटना का जो राजनीतिक अंतःपुर है, वहां पर हलचल शुरू है, वहां की गलियारों में हलचल शुरू है कि इनके आने के बाद फिर वो तमाम जो लोग जो इनके पुराने विश्वास पात्र हैं, जो नीतीश जी के साथ हैं, पता नहीं कौन सा खेल आगे चल के हो जाए, ये सब डर उनको लगातार बना हुआ है। उस डर से, और चूंकि इस समय दिल्ली का आला कमान जो है वो फंसा हुआ है बंगाल के चुनाव में और कई तरह के चक्रव्यूह में, तो बिहार उसकी प्रायोरिटी में इस समय नहीं है। बिहार जिनके हवाले है वो लोग संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन लालू यादव शांत बैठेंगे ये भी नहीं लगता है। थोड़ा सा स्वस्थ होते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक नए किस्म की सक्रियता आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, बाकी हैं। लेकिन अभी तुरंत मुझे लगता है कि 2 मई के चुनाव परिणाम के बाद मुझे लगता है बिहार की राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो जाएगी। अभी फिलहाल 12-13 दिन जो है वो थोड़ा शांति काल है, मुझे लगता है कि ये भी तब तक स्वास्थ्य अपना लाभ तेजी से लेंगे और बिहार की राजनीति में निश्चित रूप से सक्रियता मुझे लगता है कि 2 मई के बाद से देखने को मिलेगी वहां पर। 2 मई के बाद बता रहे हैं पुष्परंजन जी की 2 मई के बाद बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की सक्रियता, खासकर लालू प्रसाद यादव की, वो देखने को जैसे बता रहे हैं। पुष्परंजन जी और कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? नहीं, बस फिलहाल तो यही मैं बताना चाहता हूं कि उनको जी। दूसरा ये कि हो सकता है कि इन पर बार बार इनका मोरल डाउन करने के लिए हो सकता है कि लगातार ये लोग कहें कि लालू यादव एक भ्रष्ट नेता है, और जो लोग इनके साथी हैं, जो लोग पहले भी रह चुके हैं, ये वही लोग हैं जो प्रेस क्लब के आगे उनके प्रस्ताव को मनमोहन सिंह ने जब रखा था तो उसे फाड़ा था। तो कई तरह से घेरने की चेष्टा भी लालू प्रसाद को होगी। प्लस उनके और भी कई सारे मामले उखाड़े जाएंगे, जैसे रेल की जमीन का मामला, ये उनके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, खासकर तेजस्वी को भी घेरने की चेष्टा होगी। मगर उन सब चीजों को उससे, उन आरोपों से निकल के फिर दोबारा से नीतीश सरकार हिले डुले, इस पे काम होना शुरू हो गया है, मुझे लगता है। जैसे अब सीधे आना चाहूंगा अमलेंदु जी आपके पास, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का क्या खेल जो है, उनको बेल और लालू यादव को बेल, और बिहार में क्या अब होगा खेल बिहार की राजनीति में? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुए और उस चुनाव में ऐसा लग रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि सरकार आरजेडी बना ले जाएगी, आरजेडी गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी है, वाम दल भी हैं, वो गठबंधन बना ले जाएगी। लेकिन फाइनली सरकार बनी बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनी हुई है जेडीयू की,
और उनके कुछ और भी सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं इसमें। लेकिन साथ साथ आप देखिए तो लगातार नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं और अकेले दम पे, अपने दम पर, जबकि पिताजी जेल में हैं तेजस्वी यादव, नाको दम किए हुए हैं नीतीश कुमार के। आज कुछ लोगों ने नीतीश कुमार से पूछा भी कि अब लालू यादव को बेल मिल गई है, जमानत मिल गई, अब क्या कहेंगे आप उस पर? तो नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं पाए। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हाँ मुझे नहीं पता कह करके आगे निकल गए। तो एक घबराहट है लालू प्रसाद के आने से कि वो बाहर आएंगे तो क्या कुछ होगा। लेकिन साथ साथ जब बिहार की राजनीति की हम बात करते हैं, बहुत चर्चा हम लोग करते रहे हैं अमलेंदु जी बिहार की राजनीति पे। बहुत सारे बिहार से हमारे साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, देखते हैं इस कार्यक्रम को, और बहुत नजदीक से जो लोग वहां रह रहे हैं, देख रहे हैं। उस राजनीति में आपको क्या लगता है कि एक उम्र दराज नेता हो चुके हैं, मतलब बीमार भी रहते हैं लालू प्रसाद यादव, फिर भी जो एक उनकी खुद की उपस्थिति अगर बाहर होगी तो आने वाले समय में नीतीश कुमार की सरकार पर क्या असर आप देखते हैं? बिहार की सरकार जो वर्तमान सरकार है उस पर क्या असर देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अंदर से खटपट की खबरें आती हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच, यानी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो खटपट की खबरें आती हैं, उसमें भी और दूरियां बनते हुए देखेंगे आप क्या? देखिए, एक तो जो मुझे लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में आरजेडी की सरकार बन जाती तो लालू यादव को जमानत नहीं मिलती। लालू प्रसाद जी को जमानत मिली ही इसीलिए सरकार जो है वो आरजेडी की नहीं बन पाई। तो मेरा अपना सोचना है, मैं एक आकलन है, और जिस तरीके से संस्थाओं का शरण की हम लोग बात करते रहते हैं उस सबको देखते हुए, और जिस तरीके से लालू जी को सजा सुनाई गई उसको भी देखते हुए, मतलब एक ही केस में जिसमें जगन्नाथ मिश्रा भी हो और लालू भी, तो जगन्नाथ मिश्रा बरी हो जाए, लालू को सजा हो जाए, तो मतलब इन सारी घटनाक्रम को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बात बुरी है क्योंकि सरकार नहीं बन पाई। दूसरा, जो लालू आए बिहार में, बताए ठीक है उम्र दराज है और उनकी अब उम्र काफी हो गई है और बीमारियां भी हैं, सीधे सीधे उस तरीके से दखल नहीं दे पाएंगे। दूसरा, जो अदालत से जो बंदिशें हैं उसकी चलते ही मुझे नहीं लगता कि वो सीधे सीधे जो है कोई इंटरफेरेंस कर पाएंगे राजनीति में। लेकिन शेर बूढ़ा भी हो जाता है तब भी शेर शेर रहता है। तो लालू यादव अगर बाहर रहेंगे और सक्रिय राजनीति नहीं भी करेंगे तब भी उनकी राजनीति पे जो है बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि भाजपा की नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ना चाहती है और उसको निपटाना चाहती है। नीतीश भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको निपटाना चाहती है हर तरीके से। तो दोनों के बीच में जो खेल चल रहा है इस समय, उस खेल में लालू यादव की एंट्री जो है वो कमाल करेगी। और मुझे लगता है कि ये एंट्री जो है, मतलब जमानत भी इसीलिए शायद है कि अब लालू यादव के जरिए जो नीतीश कुमार को निपटवाया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने को एक सेफ गेम खेल सके। अब नीतीश कुमार के निपटने का वो चाहे या नीतीश खुद निपट जाए, उसका अंततः लाभ किसको होगा? उसका अंततः लाभ जो है, मतलब सरकार भले ही इस समय आरजेडी बना ले, नीतीश कुमार की सरकार को बना करके जो बना भी लेगी, मुझे लगता है कि लालू थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सरकार बन जाएगी आरजेडी की। लेकिन उसका लंबे समय में जाकर के फायदा जो है वो नीतीश कुमार को नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, क्योंकि मुख्य जो है तो भारतीय जनता पार्टी होगी और लड़ाई जो है सीधे सीधे आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी। तो बहुत से दांव पे लोग अपना एक एनालिसिस हम ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सही हो, लेकिन मेरा जो अपना सोचना है वो सोचना यही है कि इसमें कई सारे एंगल हैं। ताकि अच्छी बात यह है कि लालू यादव जो है वो एक सोशल कॉज के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, ऐसे नेता रहे हैं जो कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के सामने झुके नहीं, सामाजिक न्याय का उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार के आरोप भले ही लगते रहे हो तो भ्रष्टाचार के आरोप किस पर नहीं है? मतलब भारतीय जनता पार्टी, मतलब राष्ट्रीय दलों में अगर किसी के अध्यक्ष को सजा हुई भ्रष्टाचार में तो बाकी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को सजा हुई। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिन पर मतलब भ्रष्टाचार को लेकर के बातचीत की जा सकती है। वैसे भी आज की राजनीति में भ्रष्टाचार जो है वो एक वो सर्वगुण संपन्न जिस तरीके से एक चीज होती है वो हो गया है। मतलब जितने भी बड़े हम लोग 30 बार देख रहे हैं जो भ्रष्टाचार का नाम लेकर राजनीति करते हैं, उनके सब क्या पकड़ के देखेंगे तो सब भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए मिलेंगे, वो चाहे कोई भी। तो ये जो है मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें हैं
आगे चलकर ये बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी। लालू जी को जहां मिली है उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना लालू बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ जारी है। ये बहुत सी चीजें आने वाला समाज तय करें। बिल्कुल बिल्कुल, जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ जब बाहर रहेंगे तो उसकी परिस्थितियां दूसरी होंगी, जेल के अंदर हैं परिस्थितियां दूसरी हैं, ये बात तो समझ में आती है। और यही एक खुशी की बात आरजेडी के लिए है कि, और खासकर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और जो पूरा फैमिली है लालू यादव की, उस परिवार और उसके अलावा जो आरजेडी है उसके लिए भी एक खुशी की बात तो है ही, और उनके चाहने वालों को भी है कि लालू प्रसाद यादव अब बाहर हैं। हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे भारत ठक्कर हैं जो कह रहे हैं मोदी को हराना नामुमकिन है, शाहनवाज आलम हमारे साथ बने हुए हैं, नारायण साहू कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का पैंतरा बिहार में देखने को नहीं मिलेगा, सत्ता परिवर्तन में लालू की मुख्य भूमिका रहेगी। आफसा खान हमारे साथ बनी हुई हैं जो कह रही है बीजेपी हटाओ, देश में एकता बनाओ। फिर बादशाह गेमिंग कह रहे हैं लालू यादव को इंसाफ दिलाने वाले में हूँ, किसान एकता जिंदाबाद कह रहे हैं। फिर भारत ठक्कर भी लगातार बने हुए हैं, कह रहे हैं कि शुभेंदु लोगों को बेवकूफ़ मत समझ। तो ये एक्चुअली अमलेंदु जी के लिए बोल रहे हैं। तो नहीं भाई साहब, अरे बेवकूफ़ क्यों कोई समझे, लोग जो हैं वो समझदार हैं, और आप भी बहुत समझदार हैं, इसलिए कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता है भारत ठक्कर जी। इमरान हमारे साथ बने हुए हैं, सीमा खातून हैं जो लिख रही हैं देश की जनता बहुत अच्छी है। बद्री विशाल हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं राजीव जी क्या ऐसा हो सकता है कि लालू नीतीश मिल के सरकार बना लें, नीतीश एनडीए को छोड़ दें, अगर ऐसा हो जाए तो बीजेपी की ज़मीन समुंदर में बदल जाएगी, है ना, ये कह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, लालू और नीतीश जो हैं वो एक साथ आ चुके हैं पहले, तो इसीलिए वो भी संभव है। और फिर पंडित पोटा 2 ग्राम पंचायत ये लिख रहे हैं बंगाल में खेला होबे, बिहार में खेल होगा। असलम चिश्ती हैं जो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर करेंगे। आदर्श मेहता बने हुए हैं गरीबों के नेता लालू जी लिख रहे हैं। फिर उसके अलावा अब बाहर आ रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी भी हैं जो कह रहे हैं जिन लोगों को बंगाल के बारे में कुछ नहीं मालूम वो लोग आज बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। फिर हाफिज मोहम्मद भी हैं, बादशाह गेमिंग लगातार बने हुए हैं, आसिफ बने हुए हमारे साथ, मुकेश बने हुए हैं, परवेज शेख बने हुए हैं, मोहम्मद सलीम भी साजिम हमारे साथ में हैं। परवेज शेख आरजेडी सरकार बनेगी लिख रहे हैं। टेक कार्टून 4 किड्स आरजेडी जिंदाबाद लिख रहे हैं। आरजेडी के बहुत चाहने वाले लोग हैं। भारत ठक्कर को हिंदुज़म की ज़्यादा फिक्र पड़ी हुई है इसलिए लगातार लिख रहे हैं जो हिंदू के साथ सबकी बात करते हैं वो सांप्रदायिक कैसे होगा। ये तो आपको ही समझना होगा भारत ठक्कर जी, क्यों परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल करिए आप, हिंदू माला जपिए, कोई दिक्कत नहीं है। सांप्रदायिकता यहीं से फैलती है भाई साहब, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, थोड़ा समाज को एक बराबर लेके चलने की सोचिए, मत इतने अंधभक्त बन जाइए भारत ठक्कर जी। सीमा खातून हैं, मोहम्मद अहमद हैं, परवेज हैं, मोहम्मद सजीम हमारे साथ बने हुए हैं। बद्री विशाल कह रहे हैं शाम होते ही दिमाग में बार बार यही आता है कि प्रोग्राम देखना है, आपके प्रोग्राम देखकर मज़ा आ जाता है। बहुत धन्यवाद बद्री विशाल जी कि आप लोगों का प्यार हमें भी मिलता है, इसलिए मेरे अंदर भी कुलबुलाहट रहती है कि बिल्कुल टाइम जैसे ही आए उससे पहले तैयारियां करता हूं 2-3 घंटे से, इसलिए कि ताकि आप लोगों के बीच कुछ लेकर आऊं, कुछ अच्छी चीज़ें लेके आऊं, कुछ नॉलेजेबल चीजें लेके आऊं, यही करने की कोशिश करते हैं। और भारत ठक्कर लगातार परेशान है। भारत जी आप परेशान मत हो बाबा, आप परेशान मत होइए ठक्कर साहब, मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत परेशान हैं, मत परेशान होइए। बादशाह गेमिंग भी हैं, सुमन पांडे गुड कन्वर्सेशन लिख रहे हैं, वाचिंग फ्रॉम नेपाल। सुमन पांडे जी आप रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, नेपाल से जुड़ते हैं, हमें देखते हैं, बहुत धन्यवाद आपको। शाहनवाज आलम भी हैं, मोहम्मद साजिम कह रहे हैं टीएमसी 190 सीट, मोहम्मद
मोहम्मद मकसूद हुसैन हैं, लालू यादव जिंदाबाद लिख रहे हैं। आफसा खान लिख रहे हैं, यार मैं एमपी से हूं लेकिन ममता दीदी से मिलने का दिल करता है क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद हैं। आफसा जी, आप एमपी से हैं और आप कोई दिक्कत नहीं है, आप मिल सकती हैं। बंगाल में ममता जी ज़्यादा दूर है नहीं, बंगाल में मिल सकती हैं, उसके बाद मिल सकती हैं। हो सकता है दोबारा वो मुख्यमंत्री बने, आप उस समय भी मिल सकती हैं। आदर्श मेहता हैं हमारे साथ बने हुए हैं, जो भारत ठक्कर के बारे में बात कर रहे हैं। बादशाह गेमिंग भी हैं। कौशल कुमार मीना लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश यादव बने हुए हैं। फिर हसन भी बने हुए हैं। सरदार आलम भी हैं। देवेंद्र चटर्जी हैं। तमाम साथी आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव की बात हम कर रहे थे अभी, और लालू यादव के आने के बाद, लालू प्रसाद यादव के आने के बाद, बाहर आने के बाद क्या स्थितियां होंगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी बिहार की, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो साथी, हमारे पैनलिस्ट, दो हमारे खास मेहमान, खास साथी हमारे साथ मौजूद हैं। अमलेंदु उपाध्याय हैं और हमारे साथ में पुष्परंजन जी हैं, और दोनों चर्चा कर रहे हैं। पुष्परंजन जी तो बिहार से बिलोंग करते हैं और उस हिसाब से भी बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अमलेंदु जी भी ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, तो वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हमारे तमाम साथी जो बिहार से हैं, बिहार के बाहर के हैं, सब आराम से लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और उमेश यादव भी जुड़ गए हैं। सुमैया ट्रेवल सबसे तेज, ये जुड़ गए हैं हमारे साथ। अब्दुल कयूम भी जुड़ गए हैं, नमस्ते कह रहे हैं। शाहनवाज आलम भी हमारे साथ बन गए हैं। तो तमाम साथी, अकबर पटेल भी हैं और मोहम्मद साजिम भी हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में दोस्तों आज एक खबर यह भी है कि सोनिया गांधी ने CWC की बैठक ली है आज, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सोनिया गांधी ने की, और उस बैठक में खासकर बातें कोरोना की हुई। अभी थोड़ी देर पहले कोरोना को लेकर के और कुंभ को लेकर के पुष्परंजन जी कुछ बोलने जा रहे थे, तो मैंने रोका था, मैं बोला था कि अभी फिर से बात करेंगे कोरोना को लेकर के। लेकिन इस बीच दोस्तों सोनिया गांधी की ये बैठक बहुत ही अहम है। क्यों अहम है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी अगले 15 मिनट इस पे चर्चा जरूर करेंगे। और सीधे आना चाहूंगा पुष्परंजन जी। और सबसे पहले जब बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मिलेंगे और बैठक करेंगे कोरोना को लेकर के, लेकिन इससे पहले आज सोनिया गांधी की बैठक क्यों अहम मानी जाएगी? देखिए, एक दिक्कत क्या होती है घर से प्रोग्राम में शामिल होने में, कि मैं बीच में आपको इशारा कर रहा था कि लालू पे कुछ कहना है, मगर आपका ध्यान मैं आकृष्ट नहीं कर पाया था। मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ लालू वाले चैप्टर में। बिहार में बहुत प्रमुख है ये कहना कि जब तक, कहावत है, जो जानते हैं कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। तो सोशल मीडिया पे काफी उसे अलट पलट के लालू के जो आलोचक थे वो भी कहते थे कि जब तक जेल में रहेगा लालू, समोसा में नहीं रहेगा आलू। तो ये ऊटपटांग चीजें चलती रही सोशल मीडिया पे। अब लालू चूंकि बाहर आएंगे तो फिर उसके बाद जवाब सवाल चलेगा उस तरह से। एक उनके आने का, दो चीजें सामने लेके लोग आए। एक तो उनके बेटे गए थे कामाख्या मंदिर, तो ये वहां के वोटर्स जो पहले उनके रहे हैं, जो उनके चाहने वाले रहे हैं, उन्होंने कहा देखिए ये धार्मिक वजह से लालू जी, कामाख्या जी का आशीर्वाद मिला है तो इनको जेल से मुक्ति मिली या जमानत हुई इनकी। दूसरी तरफ उनकी बेटी एक है, रोहिणी नाम है उनका। रोहिणी आजकल रोजा रख रही है, रोजे पर है वो। तो ये भी कहा जा रहा है कि रोजे की वजह से ऊपर वाले की मेहर हुई और वो उनको जमानत मिली है। तो एक सेकुलर छवि भी बनाने का प्रयास उनका परिवार कर रहा है कि दोनों मतों के मानने वाले लोग उससे जुड़े। एक चीज थी। अब हम सोनिया पे, जो आप कह रहे हैं सोनिया गांधी वाले चैप्टर पे बातचीत की जाए, इसकी आवश्यकता थी। ये एक्सपोज कर रहे हैं दरअसल पूरा का पूरा बंगाल के चुनाव में कांग्रेस अपने तरीके से वार कर रही है। आज CWC की बैठक के पीछे भी उसकी वजह ये थी कि इनको एक्सपोज करना, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से भीड़ को वहां संबोधित कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ 2-3 बातें उठाई। एक तो चिदम्बरम ने भी सवाल उठाया कि वो वहां पर गए और इन्होंने कम से कम देश का सारा मैनेजमेंट, सब चीज को कोऑर्डिनेट दिल्ली से बैठ के जिस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, सारा आपदा प्रबंधन, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री को कोऑर्डिनेट करके इन चीजों को कायदे से मैनेज करना चाहिए था, वो सब छोड़ के बंगाल के चुनाव में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री। तो एक तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी इनको बार बार एक्सपोज करने की चेष्टा करी। आज उद्देश्य वही था कि अच्छा, दूसरा ये
कि 25 साल से की उम्र तक के जो लोग हैं, 45 तक आपने एक उम्र की सीमा में लोगों को क्यों बांध के रखा है? सोनिया गांधी का प्ली ये था कि कम से कम जो लोग भी फील्ड में हैं, कम उम्र के लोग हैं, या किसी न किसी वजह से घर से बाहर निकलना होता है सबको, जो युवा हैं उनको क्यों नहीं आप प्रायोरिटी में ला रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मतलब हो सकता है पहली बार नहीं और भी पहले कुछ कहा हुआ, लेकिन आज उन्होंने साफ साफ कहा कि इस देश में जब आपको कोविड वैक्सीन की जरूरत है, कोरोना रोधी वैक्सीन की जरूरत थी, उसके बाद आप बाहर बांटते, लेकिन आपने देश के स्टॉक का ख्याल नहीं रखा कि वहां अपनी जरूरत पहले पूरी कर लें, आप लगे बाहर बांटने, जिसकी वजह से संकट आया। तो लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, लगातार इनको एक्सपोज करने की चेष्टा, आज का केंद्रीय विषय यही था, मुझे लगता है। बिल्कुल, तो एक्चुअली सेंटर में कोरोना, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोज करना, और दूसरी बातें ये भी हैं कि कांग्रेस में अभी जो परिस्थितियां एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, को यूनाइट करना, ये भी एक मकसद हो सकता है। लेकिन पुष्परंजन जी, आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए बांग्लादेश जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश या पाकिस्तान में, वहां पर एक महकमा है धार्मिक मामलों का मंत्रालय, बांग्लादेश में भी है, यहां भी है। बांग्लादेश ने रोजा इफ्तार से पहले वहां का धार्मिक मंत्रालय उसने बाकायदा उसने अध्यादेश जारी किया कि रोजा इफ्तार जो भी कार्यक्रम मस्जिद में है या बाहर भी है, 20 लोग से ज्यादा उसमें इकट्ठे नहीं होंगे। उसमें वो मौलाना भी होंगे जो कि नमाज अदा कराएंगे, या जो लोग भी उसमें शरीक होते हैं, टोटल 20 से अधिक नहीं रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। मुझे लगता है कि भारत जैसा देश जहां की धर्म की बहुलता है, धर्म से सब चीजें अब निर्धारित होने लगी हैं, आप कुंभ से लेके और बंगाल तक चले जाइए, या गुजरात में भी जब चुनाव हुआ था, तो अब उसका भी जो धर्म का बहुत बड़ा उसमें रोल जिस तरह से पैदा हो गया है, मुझे लगता है कि इस देश में भी धार्मिक मामलों का मंत्रालय होना बहुत आवश्यक हो गया है, परम आवश्यक है, ताकि कम से कम वो अध्यादेश जारी कर सके, वो निर्देश जारी कर सके। तो धार्मिक मामलों का, क्योंकि अभी जिस तरह से डर डर के प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है संतों से, और आप यहाँ ताल ठोक रहे हैं बंगाल में, तो मुझे लगता है कि अब धार्मिक मामलों के मंत्रालय का आना भी आवश्यक है। ये मेरा एक इसमें अपना विचार इसमें मैं ऐड कर रहा था। जी अमलेंदु जी, सीधा और सिंपल सवाल आपसे यही कि इस वक्त जबकि देश में मतलब खासकर पिछले महीने भर 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, उसके बाद इतने समय के बाद सोनिया गांधी का बाहर निकल के आना और अब CWC की बैठक करना, जबकि आप देखिए कि पिछले दिनों खासकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश लोगों ने की कि जब आपके प्रदेश में कोरोना के वायरस जो हैं वो बढ़ रहे थे, कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे थे, और उस दौर में आप चुनाव करवाने के लिए असम में गलियां गलियां घूम रहे थे, खाक छान रहे थे, और आपने ध्यान नहीं दिया और आपके यहाँ की स्थिति भयावह हो चुकी है। ऐसे में एक डैमेज कंट्रोल है क्या ये आज की बैठक, सोनिया गांधी की बैठक? नहीं, मुझे लगता है कि शायद डैमेज कंट्रोल तो नहीं है। बड़ी मायने में कहा जाए तो ये केंद्र के ऊपर एक अटैक ही है, चूंकि अकेले छत्तीसगढ़ की सरकार को या भूपेश बघेल को बचाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए CWC बैठक बुलाना, मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी जो पूरे देश भर से खबरें आ रही हैं उसके अनुसार छत्तीसगढ़ की सरकार जो उत्तर प्रदेश के मुकाबले लाख गुना अच्छा कर रही है और गुजरात के मुकाबले लाख गुना बेहतर कर रही है। ऐसा नहीं कि परिस्थितियां वहां खराब नहीं, वहां परिस्थितियां खराब हैं, लेकिन उसके बाद जो सीमित संसाधन है, और सबसे बड़ी बात जो है इस बैठक का जो संदेश था, जो अभी थोड़े पहले भी मैंने आपको जो नवाब मलिक का ट्वीट पढ़ के सुनाए, मतलब कुल मिलाकर बात रही है वो ये सरकार जो है भाजपा शासित राज्यों के साथ एक तरीके से कहा जाए इस आपदा में भी सौतेला व्यवहार कर रही है। तो ये जो था, इस चीज की तरफ जो था वो ध्यान आकर्षित करना आज की CWC की बैठक का एक उद्देश्य मुझे लगता है हो सकता है। इससे पहले भी एक CWC की बैठक हो चुकी है, मतलब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, कोरोना को लेकर के हुई थी, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों मंत्रियों के साथ जो था, जो कांग्रेस शासित या उनके
समर्थकों के साथ हैं, उनके साथ बैठक हुई थी सोनिया गांधी की, तो उसमें सब चर्चा हुई थी उस पर। तो आज का जो मुझे लगता है उद्देश्य था वो यही था कि जिस तरीके से रेमडेसिविर की किल्लत हो रही है उस पर जो है मतलब ध्यान खींचना लोगों का, और खासतौर सरकार को जो उस पर लाना, और किस तरीके से मैनेजमेंट हो इस पे ध्यान केंद्रित करना। जो वैक्सीन का सवाल है वो बड़ा एक इश्यू बना हुआ है, और इस वैक्सीन को लेकर के मतलब एक तब तो भी थी वो बताया जा रहा था कि लोग, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि उन्होंने 150 देशों की मदद करी। तो 150 देशों की आपने मदद करी और आपके सेठ जो वो लाचार घूम रहे हैं, तो उन 150 की मदद का क्या मतलब है? आपने क्या मदद की 150 देशों की, जब आपके राज्यों में स्थिति खराब है कि ना शमशान में जगह है, ना अस्पताल में जगह है, तो उन 150 देशों की मदद का क्या मतलब है? आप पाकिस्तान को वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, आप बांग्लादेश को वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, आप वैक्सीन फ्री में, आप अपने देश में क्या कर रहे हैं? सवाल ये है। और अभी तो वैक्सीन जो है मतलब क्या सवाल है, क्या सवाल नहीं है, लेकिन ये कुल मिलाकर के, और अभी तक जो था वो दूसरी वैक्सीन को अनुमति नहीं दी जा रही थी, जो वो ये दूसरे देशों की, अब जब आपने अनुमति दी है तो अभी तो आ ही जाएगी वैक्सीन को, और वैक्सीन जब तक आएगी, निर्माण होगा उनका, उसको भी एक समय लगेगा, कम से कम 1-1.5 महीने का। और मुझे याद है कि आज से करीब 4 महीना पहले जो समिया वाला है कंपनी है अपनी एस्ट्राजेनेका बना रही है, उसके मालिक है, उनका एक इंटरव्यू था, उनका था कि 2024 के अंत तक सबको जो मिल पाएगी, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। यानी एक कंपनी जो वैक्सीन ला रही है उसके मालिक है, तो मुझे लगता है कि इस पर निश्चित तौर पे एक साफ स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं की। इसकी तरफ ध्यान खींचना भी आज की CWC की बैठक का एक उद्देश्य रहा हो। जी, एक्चुअली सीरम इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के जो मुखिया हैं अदार पूनावाला, उनका जिक्र आप कर रहे हैं, और बिल्कुल सही। और हमने देखा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, ये दोनों के जो कोरोना की वैक्सीन बनाने की जो गति थी काफी तेज थी, और उसके बाद वैक्सीनेशन की बात हुई। हालांकि दोस्तों अभी 8 बज चुके हैं, और 8 बजे ही मीटिंग शुरू होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और स्वास्थ्य मंत्रालय के, मतलब स्वास्थ्य मंत्री और कई सारे और भी मंत्री रहेंगे, और उस पर क्या कुछ चर्चा निकल के आता है ये देखना होगा। लेकिन आज सोनिया गांधी ने कहा है कि 25 साल की उम्र तक जो कोरोना की वैक्सीन लगाने की जो उम्र सीमा जो तय की गई है वो है 45 साल से ऊपर। तो सोनिया गांधी की मांग है कि 25 साल से ऊपर वालों को ये वैक्सीन मुहैया कराई जाए, ताकि लोगों में एक सुरक्षा की भावना भी जागृत हो, और शारीरिक रूप से लोग इस कोरोना से थोड़ा सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। और अभी जैसी की स्थिति बनी हुई है, वैसी स्थिति में सबसे पहली बात यह है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को बचाना, जो इस बीमारी से ग्रसित है उसे जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या सरकार इतना ध्यान दे रही है? मीटिंग तो आप कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बातें ये होती हैं कि ममता जी भी रैली कर रही हैं, तो भाई साहब आप क्यों रैली कर रहे हैं? आप बंद कीजिए, आप कहिए कि हम रैली नहीं करेंगे, आप लोग भी रैली मत कीजिए। आपसा खां लिख रही हैं, थैंक यू राजीव सर, हम लोग आज पूरे 1 घंटे लाइव पे थे, बहुत धन्यवाद आपसा जी। सुमैया ट्रेवल सबसे तेज लिख रहे हैं कि सर जब कोरोना नहीं है तो वैक्सीन से लोग ज्यादा दिन। उसके अलावा तमाम साथी हमारे देवेंद्र चटर्जी, राजीव जी आपका प्रोग्राम का डेट भी डाला कीजिए, ढूंढने में आसानी होगा। बिल्कुल सही, अब वो भी करेंगे। इस्लाम अली भी हैं जो जुआरी और व्यापारी अपने आगे की रोटी बेच देते हैं। बिल्कुल सही कहावत है, लेकिन सही है। अली अशरफ भी हमारे साथ बने हुए हैं। फेकू जी टोटली फेल्ड PM बन गए हैं और इलेक्शन में प्रचार मिनिस्टर बने हैं। फिर हिंद फैब भी हमारे साथ, अनभक्त ही कोरोना से लड़ सकते हैं, लिखना है हिंद फैब का। फिर भारत ठक्कर लिख रहे हैं लगातार बहुत बिल्कुल
नाराजगी के साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल भारत ठक्कर जी, आपकी नाराजगी समझ सकता हूं। अरविंद लोढ़ी भी हैं, फिर असलम चिश्ती लिख रहे हैं, मंदिर मस्जिद की सियासत छोड़कर अगर अस्पतालों की डेवलपमेंट की सियासत होती तो हमारे मुल्क के इतने बुरे दिन नहीं होते। सीमा खातून का कहना है कि कोरोना से ज्यादा महंगाई का डर है। तनवीर अहमद हैं जो मुबारक हो लालू जी को, जमानत अब होगा खेला। सिराज अंसारी कह रहे हैं फोस्टर रंजन जी बहुत दिन के बाद झूठे हैं। नहीं समझ पाया मैं सिराज अंसारी जी क्या लिख रहे हैं आप। और मोहम्मद हुसैन हैं जो बीजेपी के लिए केवल इलेक्शन है लिख रहे हैं। बाली उल्लाह हैं जो कह रहे हैं ये तो पागल सरकार है, सब्जी नहीं करता राजनीति के लिए। भारत भी लगे हुए हैं जो कह रहे हैं और कश्मीर में पंडित भगाए तो तुम नाजायज नहीं थे क्या। बहुत कुछ सीखने पढ़ने की जरूरत है मिस्टर भारत ठक्कर जी आपको, ये मैं चैलेंज कह रहा हूं और कर रहा हूं और आपको एक समझदारी की भाषा में आपको मतलब एक समझदार होने की नसीहत दे रहा हूं कि थोड़ा सा समझदार बनने की कोशिश कीजिए। वन साइडेड, एक आंख एक चश्मे से मत देखिए। बिल्कुल बहस करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए दीपक जी हैं, दीपक जी भी अपनी बातों पे मेरी बातों से इत्तेफाक कई बार नहीं रखते हैं, उनकी बातें अपनी बातों रखते हैं, लेकिन नाजायज बातें नहीं करते हैं दीपक जी। दीपक नवाल जी को इसलिए मैं पसंद करता हूं और वो जो भी लिखते हैं उनकी बातों पे जो रहता है, जो बातें होनी चाहिए वो बातें मैं रखता हूं, करता हूं। लेकिन आप जो भारत ठक्कर जी जो बातें रख रहे हैं ना, वो बातें थोड़ी सी दिशाहीन है। आप दिशा पे रहिए, डायरेक्शन मत भटकिए। फिर बंगाल नीड्स ए चांस एंड इट्स हेडिंग फॉर मैसिव चेंज। लेट्स हैव अ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट फॉर 5 years which is imminent as per प्रशांत किशोर last 45 years militant Muslim फिर तुष्टीकरण हैज लेड टू हिंदू। ये प्रशांत किशोर को कह रहे हैं, दीपक नवाल जी कह रहे हैं। ठीक है, 2 मई को पता चलेगा कहाँ क्या हुआ क्या नहीं, रिजल्ट आएगा सामने। उसके अलावा नसीम अंसारी हैं, बंगाल दीदी कह रही है, असलम चिश्ती अंधभक्त मुंह उठाए कहीं भी चले आते हैं। देवेंद्र चटर्जी हैं, कल डीबी लाइव है। जी बिल्कुल, कल भी शाम को है डीबी लाइव। मोहम्मद सजीम हैं, ठक्कर की बात कर रहे हैं। अनिल लोधीपुरी हैं, आज इस देश के दुर्दिन का समय है जब देश का नेता ही मूल्यहीन हो गए तो अब देश को दिशा कैसे देंगे। फिर साकिर भी बने हुए हमारे साथ में। आफसा खान कह रही हैं ठक्कर जैसे लोगों से ही देश हिंसा पे उतर जाता है। और भारत ठक्कर को बहुत नाराजगी है कि मोदी का विरोध क्यों हो रहा है। असलम चिश्ती हैं जो कह रहे हैं कुछ और कि अंधभक्त मुंह उठाए कहीं भी चले आते हैं। आज इन्हीं की बदौलत मुल्क बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। संजीत सिंह हैं, क्या लेफ्ट कांग्रेस जरूरत पड़ने पे अलायंस करेगा टीएमसी से? ये एक बड़ा सवाल संजीत सिंह जी ने किया है और इस पे चर्चा जरूर करेंगे। आज नहीं, कल चर्चा जरूर करूंगा इस पे कि लेफ्ट और कांग्रेस को जरूरत पड़ने पे, हालांकि कई बार अपने इसी प्रोग्राम में हम लोगों ने चर्चा पहले की है, लेकिन फिर भी क्या जरूरत पड़ने पर लेफ्ट और कांग्रेस का साथ टीएमसी को मिलेगा बंगाल में? ये एक बड़ा सवाल है, इस पे चर्चा करेंगे। कौशल कुमार मीना है जो कह रहा है जी इन पर ध्यान मत दो। बिल्कुल सही है, ध्यान नहीं, बात ध्यान की नहीं होती है कौशल मीना जी। बात यह है कि जब मैं एक आह्वान करता हूं कि आप अपने कमेंट को लिखिए और आपकी बातों को हम देश दुनिया तक पहुंचाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो कुछ लोग होते हैं जो हमारे अगेंस्ट में भी बोलेंगे। मैं न ही भारत ठक्कर जी से नाराज हूं, निराश हूं, न ही मैं नवाल जी से हूं, दीपक जी से, या ऐसे तमाम लोगों से जो हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कोई बात नहीं है। देखिए, आपकी बात से हो सकता है मैं इत्तेफाक ना रखूं और मेरी बातों से आप इत्तेफाक ना रखिए, ऐसा होता है कि कोई जरूरत नहीं है। घर में भी, एक परिवार में भी माता पिता की बातों से बच्चे जो हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं, उनकी बातें उनको पसंद नहीं आती हैं। कई बार माता पिता को बच्चों की बातें पसंद नहीं आती हैं। परिवार में भी चलता है, चाचा हैं, ताऊ हैं, तमाम लोग हैं, भाभी हैं, भतीजी है, बुआ है, उनकी बातें कई बार पसंद नहीं आती हैं। वैसे आप लोग भी एक परिवार की तरह हैं, आपकी बातें हो सकता है कि मुझे पसंद ना आए, आपकी बातें हो सकता है मुझे पसंद आए, कई साथी है, लेकिन आप अपनी बातें जरूर रखिए।
बात रखने से ही तो बातें बनती हैं, एक दूसरे को हम समझते हैं। हो सकता है कि कुछ बातें मेरी आपको बाद में पसंद आने लगे और कुछ बातें आपकी मुझे पसंद आने लगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था भारत ठक्कर जी को कि आप दोस्त मेरे, आप वन साइडेड सोच रहे हैं। थोड़ा सा आप इस देश के संविधान के बारे में सोचिए, थोड़ा इस देश के लोकतंत्र के बारे में सोचिए, थोड़ा आप इस देश की बुनियाद के बारे में सोचिए। धर्म, जाति, संप्रदाय, इससे ऊपर उठ करके एक इंसान होने के नाते आप सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस समाज को क्या दे रहे हैं। इस पर अगर आप सोचेंगे तो आप इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाएंगे और आप एक अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसे पढ़ा लिखा और एक संभ्रांत, एक समझदार कैटेगरी कहा जाता है, माना जाता है, उसमें आ जाएंगे। यही मेरी ख्वाहिश है और यही चाहता हूं मैं। खैर, हमारे साथ बने हुए थे हमारे साथी, दो प्रमुख साथी। बहुत देर लेक्चर दे दिया, आप लोगों की बातें बहुत कम हुई हैं, लेकिन आज समाप्त करने का समय आ गया है इस कार्यक्रम को। इसलिए पुष्परंजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु जी आपको भी कि आपने भी वक्त निकाला इस नए समय पे। आप लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीएस कुमार बहुत देर बाद आए हैं, लिख रहे हैं राजीव जी क्या बात क्या हुई, अपशब्दों का प्रयोग किया होगा, मैं बिजी हूँ, सुन नहीं रहा। कोई बात नहीं, कोई अपशब्द नहीं, कुछ नहीं सीबीएस कुमार जी, ऐसे ही चलता रहता है, ये बातें होनी चाहिए। अली राजा हमारे साथ बने हुए हैं, तनवीर अहमद बने हुए हैं, उसैद बने हुए हैं हमारे साथ, नसीम अंसारी बने हुए हैं, तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं, कौशल कुमार मीना हमारे साथ बने हुए हैं, आफ्ताब आलम लगातार, वसीम अंसारी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप सब हमारे साथ बने रहे, इस कार्यक्रम में जुड़े। कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे और इस कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपनी बातों को रखिए और देश दुनिया की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे कल शाम। तब तक देखते रहिए। आप लोगों को उससे पहले, सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से, और देखते रहिए डीवी लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, अगले प्रोग्राम को जरूर देखिए।